हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिक्स पे। आज मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तक लेते हैं। व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू इट इज़ कॉल्ड, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डेफिसिट बजट बोलते हैं। क्योंकि अभी हमें जो है पब्लिक फाइनेंस को भी देखना है और पब्लिक डेप्ट को भी देखना है, तो इस वजह से मैं ये क्विज़ करवा रही हूँ आपको। तो डेफिसिट बजट करते हैं जब हमारा टैक्स जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंडिचर जब हमारा एक्सीड हो जाता है, क्या, टैक्स रेवेन्यू से, मतलब हमारा खर्च जो है वो ज़्यादा हो जाता है आपके रिसिप्ट से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट डेफिसिट बोलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आपका कौन सा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है आपका? मॉनेटरियल जो है इंस्ट्रूमेंट है, यानी ये मॉनेटरी मेजर होता है। एन इंक्रीज इन टैक्स रेट व्हेन टैक्स बेस एक्सपेंड रिप्रेजेंट, तो क्या दिखाता है आपको? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन दिखाता है। ठीक है, आपका टैक्स रेट जो है इंक्रीज दिखाएगा और आपका बेस जो है एक्सपेंड करेगा, तो इसका मतलब आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग मेजर द फिजिकल पॉलिसी, तो कौन सा फिजिकल पॉलिसी बताता है आपका? पब्लिक एक्सपेंडिचर। सीआरआर और एसएलआर जो बैंक रेट होता है ये आपका मॉनेटरी जो है पॉलिसी के अंतर्गत आता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है? तो पहला डिफरेंस इसमें यही है कि एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, ये बेसिक डिफरेंस होता है इसमें। द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन आपका कब अपॉइंट किया गया? तो 1951 में आपका पहली बार फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है अपॉइंट किया गया था। मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस अचीव्ड कब आपका होता है? तो याद रखिएगा, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इक्वल्स टू मार्जिनल ऑफ सोशल बेनिफिट बराबर होता है, तो हमारा मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होता है। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम सोशल आपका सेक्रीफाइस इक्वल्स टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट होगा, तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होगा। इन इंडिया द पर्सनल इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द इंडिविजुअल बाई, तो कौन करता है? आपका इंडिविजुअल पर्सनल जो इनकम टैक्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे, क्या आपकी योग्यता है पे करने की, उस पर आधारित होती है। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज किससे एसोसिएट होता है? तो ये डाल्टन से जो है एसोसिएटेड है। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स, तो कौन सा टैक्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो इसमें नॉन कंपल्सरी पेमेंट, ये जो है टैक्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। स्पेशल असेसमेंट मीन्स, मतलब क्या होता है इसमें, इसका मतलब अ टैक्स फॉर स्पेसिफिक बेनिफिट कन्फर्ड। ठीक है। हु इज एक्सपोनेंट ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, तो किसने बताया है? आपके वैगनर के द्वारा बताया गया है। द मैक्सिमम वेलफेयर प्रिंसिपल ऑफ बजट डिटर्मिनेशन इज एसोसिएटेड विथ, तो रिचर्ड के द्वारा ये बताया गया है, मसग्रेव के द्वारा बताया गया है, रिचर्ड मसग्रेव के द्वारा मैक्सिमम वेलफेयर प्रिंसिपल ऑफ बजट डिटर्मिनेशन, बार बार मैं बोल रही हूँ, मैक्सिमम वेलफेयर प्रिंसिपल ऑफ बजट डिटर्मिनेशन किसके द्वारा बताया गया है? रिचर्ड मसग्रेव के द्वारा बताया गया है। द केलकर प्रपोजल आर कंसर्न्ड विद रिकमेंडेशन फॉर टैक्स रिफॉर्म, केलकर का जो प्रपोजल था वो किसके लिए था? रिकमेंडेशन फॉर टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म के लिए जो प्रपोजल दिया गया था, रिकमेंडेशन दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था? केलकर के द्वारा, केलकर कमेटी के द्वारा दिया गया था। द वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है आपका? वैट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो याद रखिएगा आपका क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स द इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंट्स ऑन, किसके पे इंसिडेंट होता है? तो सेम पर्सन पे इंसिडेंट होता है आपके डायरेक्ट टैक्स में। द डायरेक्ट वायलेशन ऑफ टैक्स लॉ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर हम वायलेशन करते हैं टैक्स लॉ का तो टैक्स इवेजन बोला जाता है। जब हम डायरेक्ट वायलेशन करते हैं टैक्स लॉ का तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स इवेजन बोलते हैं। द फाइनेंशियल रेस्टिंग प्लेस ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग? इंसिडेंट बोलते हैं इसको। इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स रेफर्स टू द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स, यानी किसके पे सबसे ज़्यादा आपका इंसिडेंट हो रहा है टैक्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट टैक्स बोलते हैं, यानी फाइनली किसके पे टैक्स इम्पोज हो रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग टैक्सेस इज मोस्टली लाइकली टू बी रिग्रेसिव, तो सबसे ज़्यादा रिग्रेसिव क्या होता है आपका? एक्साइज ड्यूटी ऑन कैरोसिन। ओके, और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है रिसिप्ट कहाँ से आता है? तो याद रखिएगा एक्साइज ड्यूटी से ही आता है।
इम्पैक्ट ऑफ टैक्स रेफर्स टू इनिशियल रेस्टिंग प्लेस ऑफ द बर्डन ऑफ टैक्स। ठीक है, याद रखिएगा, अगर हमारा अभी इसके पिछले हम लोगों ने क्या देखा था कि इंसिडेंट ऑफ टैक्स तो होता है, तो याद रखिएगा इंसिडेंट्स की बात करेंगे तो फाइनल रेस्टिंग होता है। ठीक है, अगर हम इम्पैक्ट ऑफ टैक्स देखा जाए तो इनिशियल रेस्टिंग प्लेस ऑफ द बर्डन ऑफ टैक्स देखते हैं हम लोग इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इंसिडेंट्स और इम्पैक्ट में ये डिफरेंस होता है। जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट की होती है। वेरी इजी क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स जो होता है डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है, जबकि आपका एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, टोल टैक्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस। इफ रेट ऑफ टैक्स फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम इट इज़ कॉल्ड एज अ रिग्रेसिव टैक्स, इसको हम लोग बोलते हैं। रेट ऑफ टैक्स जो होता है वो फॉल करता है जैसे हमारी इनकम इंक्रीज करती है, यानी आय बढ़ती है तो रेट ऑफ जो आपका टैक्स होता है वो क्या होता है, फॉल करता है, तो उसको हम लोग रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। याद रखिएगा इसको। द बजट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ, क्या होता है बजट, किसका है इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल पॉलिसी का, यानी सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फाइनेंस वॉज प्रपोन्ड बाई AP लीनर के द्वारा, ये क्या है, लर्नर के द्वारा क्या है, प्रपोन्ड किया गया था। द पब्लिक फाइनेंस शिफ्टिंग रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब पब्लिक फाइनेंस शिफ्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टैक्स बर्डन है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जाता है। द मॉडर्न स्टेट का मतलब क्या होता है, वेलफेयर स्टेट। अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो पब्लिक फाइनेंस से कर रहे हैं, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द मस्ग्रेव द मेजर फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, पहला फंक्शन है आपका एलोकेशन ऑफ फंड फंक्शन, फिर दूसरा क्या है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन, यानी फंड का एलोकेशन कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है और स्टेबिलिटी कैसे क्रिएट करनी है इकोनॉमी में। दीज आर द मेजर फंक्शन ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। Who was the first recommend the adaptation of the expenditure tax of our India? तो पहली बार कब किया गया आपका, तो किसने किया था, एन कोल्डर के द्वारा किया गया था। Who first recommend the adaptation of the expenditure tax? एक्सपेंडिचर जो टैक्स का कॉन्सेप्ट है, रिकमेंड और एडॉप्टेशन किसने बात की थी, तो एन कोल्डर के द्वारा ये बात की गई थी। विच अमंग द फॉलोइंग टैक्स इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। तो याद रखिएगा एंटरटेनमेंट टैक्स जो होता है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाती है। द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है। ओके, द टैक्स लेविड अपॉन द फर्म एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड के कौन सा टैक्स उसको हम लोग बोलते हैं, वैट बोलते हैं। ये कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स वेट मोर हैवली अपॉन, किसके पे ज़्यादा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स, तो याद रखिएगा रिच के ऊपर इसका वेट ज़्यादा पड़ता है। इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू हु अल्टीमेट पे द टैक्स, यानी अभी मैंने बताया था लास्ट में टैक्स बर्डन किसके पे पड़ता है, उसी को हम लोग इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स बोलते हैं। द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर, कौन सा टैक्स हम दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते, तो याद रखिएगा एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं कर सकते। फिजिकल फेडरलिज्म रेफर्स टू, क्या होता है आपका डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन एंड रिसोर्सेज अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। फिजिकल फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, आपका जो डिवीज़न होता है इकोनॉमिक फंक्शन गवर्नमेंट का वो डिफरेंट लेयर ऑफ द गवर्नमेंट में, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का अलग फंक्शन है कुछ इकोनॉमिक, आपके राज्य जो सरकार है स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग फंक्शन है, आपके डिस्ट्रिक्ट का अलग है, तो वो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल फेडरलिज्म बोलते हैं, यानी अलग अलग लेयर में क्या है डिवाइडेड है, यानी आपका जो इकोनॉमिक फंक्शन होता है वो अलग अलग लेयर में गवर्नमेंट में जब डिवाइडेड हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल फेडरलिज्म। नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस रेफर्स टू, अगर आपका साउंड फाइनेंस होता है तो क्या होता है, द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस एट मिनिमम लेवल, यानी आपका रेवेन्यू जितना कलेक्ट होगा उसी हिसाब से अगर एक्सपेंडिचर मिनिमम लेवल पे होता है तो हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस बोलते हैं उसको। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ द फिजिकल पॉलिसी इन द डेवलपिंग कंट्रीज क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो है आपका फिजिकल पॉलिसी क्या होती है किसी डेवलपिंग कंट्री के लिए, कि इकोनॉमिक जो है ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट करे। ठीक है, नेक्स्ट है द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू ऑल इट्स सोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है, पब्लिक रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट जो अर्न करती है रिसिप्ट के फॉर्म में वही होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट लगते हैं मोड वैट, MOD और VAT का मतलब क्या होता है, मोडिफाई वैल्यू एडेड टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मोड वैट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स भी हम लोग कहते हैं।
प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिजिकल डेफिसिट में आपका इंटरेस्ट पेमेंट आ जाए, ठीक है, माइनस कर देते हैं अगर फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट होता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब से क्या होता है आपका, क्या इंक्रीज करता है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, यानी जब आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्लूड, क्या आपका इंक्लूड होता है? तो याद रखिएगा इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग में बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, और क्या होता है, इशू ऑफ न्यू करेंसी बाय द गवर्नमेंट, नया जो गवर्नमेंट होती है अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग है यानी उसके पास उसका क्या है, स्रोत आय का कम है, रेवेन्यू कम है, यानी एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो क्या करेगी, सेंट्रल बैंक से कोई भी सरकार क्या करती है, बोरो करती है। दूसरा क्या करती है, नए करेंसीज को इशू करना स्टार्ट कर देती है, और विड्रॉल ऑफ पास्ट एक्यूमुलेटेड कैश बाय द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट के पास जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है या फिर जो भी उसके पास पैसा होता है उसको यूज़ करने लगती है, क्योंकि क्या होता है आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का खर्च ज़्यादा है और उसके पास रेवेन्यू कम है, इस वजह से ये होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका उत्तर हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज कनेक्टेड विथ, तो किससे कनेक्टेड है आपका, एक्सपेंडिचर से कनेक्टेड होता है। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फाउंड द बेसिक साउंड फाइनेंस, तो लर्नर फंडामेंटल जो रूल है वो आपका बेसिक साउंड फाइनेंस नहीं है। द केस ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, द मनी बर्डन टैक्स ऑन किसके पे होता है, मोर ऑन सेलर, ठीक है। क्या बोला, द केस ऑफ रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, अगर रिलेटिव इलास्टिक डिमांड होता है तो सबसे ज़्यादा मनी जो बर्डन ऑफ टैक्स होता है किसके ऊपर पड़ता है, वो सेलर के ऊपर ज़्यादा पड़ता है, याद रखिएगा इसको। व्हेन द सप्लाई इज़ मोर इलास्टिक, आपका सप्लाई अगर इलास्टिक है यानी ज़्यादा सप्लाई की जा रही है, अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन आ रहा है आपके प्राइस में तो किसके पे पड़ता है, आपके मोर, और टैक्स जो बर्डन पड़ता है वो बायर पे पड़ता है। सप्लाई अगर मोर इलास्टिक होगा तो किसके पे, बायर पे पड़ेगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा सप्लाई करी जा रही है तो टैक्स बर्डन किसके पे पड़ेगा, बायर पे पड़ेगा। अगर डिमांड ज़्यादा है तो टैक्स बर्डन किसके पे पड़ेगा, सेलर पे पड़ेगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आपका इसमें ये तो उत्तर दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन दिया है किसी पेपर का, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग और कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। Which theory state that nation will tend to export commodity intensive and its relative abundant and chief factor, तो किसकी थ्योरी है ये, हेक्सर होलिन की थ्योरी है, ठीक है। क्या दिया है, नेशन विल एक्सपोर्ट कमोडिटी इंटेंसिव, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगी इंटेंसिवली, एंड रिलेटिवली अबंडेंट, यानी उसके पास कहीं ना कहीं अबंडेंस में वो चीज़ें होंगी इसीलिए वो क्या करती है, एक्सपोर्ट कर सकती है। विथ चीफ फैक्टर, क्योंकि उसके पास फैक्टर्स भी चीफ होंगे, तो किसकी थ्योरी के द्वारा ये कहा गया है, आपके हेक्सर होलिन थ्योरी के द्वारा ये कहा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ हेक्सर होलिन मॉडल स्टेट इंटरनेशनल ट्रेड विल ब्रिंग अबाउट इक्वलाइजेशन ऑफ द रिटर्न ऑफ होमोजीनियस फैक्टर्स अक्रॉस द नेशन, तो आपका होता है फैक्टर प्राइस जो होता है इक्वलाइजेशन थ्योरम होता है ये, ठीक है। हेक्सर होलिन थ्योरी इज ऑफन रेफर्ड टू एज, किसको और उसको और किस बारे में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी या फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट नेशन विल एक्सपोर्ट कमोडिटी इंटेंसिव its relative abundance chief factor and international trend would bring about the equalization of return and homogeneous factors across the country, ये किसकी थ्योरी आपकी है, हेक्सर होलिन की थ्योरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर फैक्टर क्या होता है, अबंडेंस में होता है। जब अबंडेंस में कोई चीज़ होती है तो चीप होती है, तो हमारा जो नेशनल एक्सपोर्ट है वो क्या होता है, इंटेंसिव होता है, ज़्यादा होगा, ठीक है। और हाँ, इसी वजह से हमारा रिटर्न अच्छा रहेगा क्रॉस द कंट्री, तो हेक्सर होलिन थ्योरी के द्वारा ये चीज़ बताई गई है। द डैश हाइपोथाइज दैट पोर्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन और प्रोसेसेस, तो टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल के द्वारा ये बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन टू फैक्टर द टू गुड हेक्सर होलिन मॉडल टू कंट्रीज डिफर इन द, क्या किसके बारे में डिफर करेगा आपका, तो रिलेटिव अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके बारे में आपका डिफर करेगा दो कंट्री,
ठीक है। द 2 फैक्टर टू गुड आपका हेक्सर-रोलिन मॉडल में है चेंज फ्रॉम नो ट्रेड टू ट्रेड विद बेनिफिट द ओनर ऑफ द रिलेटिवली अबंडेंस ऑफ द फैक्टर। बार बार याद रखिए ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है, रिलेटिवली अबंडेंस ऑफ द फैक्टर पे डिपेंड करता है किसी कंट्री का कितना फैक्टर क्या प्राइस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देख लेते हैं, द हेक्सर-रोलिंग मॉडल सोर्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ द कंट्री फैक्टर एंडाउमेंट के हिसाब से होता है, इसी वजह से इसको हम लोग फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरीज भी कहते हैं, ठीक है। ये पूरा हेक्सर-रोलिन थ्योरी पे ही क्वेश्चंस है, शायद आपके सिलेबस में होगा। हेक्सर-रोलिन मॉडल अज्यूम्स दैट आइडेंटिकल इन ऑल ट्रेडिंग कंट्रीज, तो क्या आइडेंटिकल होता है आपका, टेक्नोलॉजीज जो होती वो आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हेक्सर-रोलिन मॉडल द गेनर कुड कंपनसेट लूजर एंड स्टिल रिटेन गेन। गेनर क्या करता है, कंपनसेट करता है लूजर से और फिर क्या करता है, गेन को रिटर्न करता है। तो ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, सी। ऑन द वे इन विच हेक्सर-रोलिन मॉडल डिफर फ्रॉम द रिकार्डन मॉडल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन अज्यूमिंग दैट आइडेंटिकल इन ऑल कंट्रीज, क्या होती है आपकी टेक्नोलॉजी क्या होती है, आइडेंटिकल सारे कंट्रीज में ही होती हैं ये चीज़, ठीक है। तो थोड़ा इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिच कंट्री, तो याद रखिएगा इसमें क्या हो जाएगा आपका बांग्लादेश, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं है, इसके बाद सारा आपका बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है। चलिए ठीक है, मैं अब नेक्स्ट आपका वीडियो लेके आती हूँ जो कि और किसी कॉन्सेप्ट पे होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो सीरीज़ तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपका शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।